नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास। इससे पहले के क्लासेस में हम आपका मुख में होने वाला पाचन, आमाशय में होने वाला पाचन, उसके पश्चात हम लोग छोटी आंत में जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसमें हम देखे थे कि वहाँ पे पित्त रस आ रहा है, अग्नाशय रस आ रहा है, कहने का मतलब बाइल जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, और वहाँ आके भोजन का कंप्लीट पाचन हम देख लिए थे। तो उसके आगे हमको थोड़ा सा छोटी आंत का जिक्र करना था, और छोटी आंत का जिक्र करने के पश्चात फिर हमको बड़ी आंत का जिक्र करना है, और हमारा फिर जो पाचन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हो जाएगा कंप्लीट और ये हो जाएगा पूरा। इसके पश्चात आप लाइफ में कभी भी कोई सा भी कितने भी हाई लेवल का एग्ज़ाम आप दीजिए, इससे ज़्यादा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मगर फिर मैं छोटी आंत पे आऊँ और आप लोगों को छोटी आंत के बारे में बताऊँ, उसके बारे में समझाऊँ। उससे पहले एक बार हम इतना जितना पढ़े हैं उसको एक बार आप लोगों के लिए रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक, आप सबसे पहले देखे थे माउथ, कहने का मतलब है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम पहले आपके लिए। महाशय जी को थोड़ा साइड करते हैं अभी। महाशय जी हो गए साइड, ठीक है। चलिए, तो महाशय जी जब साइड हो गए हैं तो आइए हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सर हम लोग देखने वाले थे आपका कि सर आप बताए थे कि व्हाट इज पाचन। तो रिवीज हम लोग एक बार ध्यान से रिवाइज करते हैं कि सर पाचन क्या होता है। तो मैं बताया था कि एंजाइम एंड पाचक रस, ठीक है, एंजाइम एंड पाचक रस, ठीक, की सहायता से, एंजाइम एंड पाचक रस की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं का भोजन के सरल अणुओं में टूटना ही आपका या बदलना ही आपका पाचन है। अर्थात पाचन क्या है सर? एंजाइम और पाचक रस की सहायता से, एंजाइम और पाचक रस की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं का उनके सरल अणुओं में टूटना ही, कन्वर्ट होना ही, बदलना ही आपका पाचन है। तो सर जटिल अणु क्या थे? हम बताया था मुख्य तौर पे जो भोजन हम लेते हैं या तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे आप कार्ब्स बोलते हैं, या तो सर वो प्रोटीन होता है, या तो सर वो वसा होता है, बोले तो फैट होता है। तो सर फैट होता है या प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट। और ये सरल अणु इसके क्या होते हैं सर? जब कार्बोहाइड्रेट आपका टूट कर बदल जाएगा आपका ग्लूकोज में बदल जाएगा। अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल जाएगा तो हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो चुका है। वैसे जब प्रोटीन आपका टूटकर अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, तो हम आपका कहेंगे कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो चुका है। वैसे जब आपका वसा जो है, फैट जो है, वो वसीय अम्ल में फैटी एसिड में टूट जाएगा तो हम कहेंगे कि वसा का भी पूर्ण पाचन हो गया है। जिसमें से हम देखे थे कि सर अब आते हम कार्बोहाइड्रेट पे। तो ये कार्बोहाइड्रेट पाइए पहले, इसके बाद मैं इस डायग्राम पे आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। ऐसे वैसे आप भी मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए, तो सर जो कार्बोहाइड्रेट को हम पाचन देखे थे, एक एक करके रिवीजन करवा रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है सर? तो सर आप बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन जो है, यह पाचन हम पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन आपका मुख में हो गया था, ठीक है। हाँ सर, किसके थ्रू सर? एमाइलेज के थ्रू सर, एमाइलेज सर, जो कि आपका लार में पाया जाता है, ठीक। और जो लाइसोसोम पाया जाता है वो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है, तो हम उसका भी जिक्र नहीं कर रहे हैं।
सॉरी 70% पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो गया, तो 70% पाचन होने के बाद ये बदल गया था आपका माल्टोज में। माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, G+G 2 ग्लूकोज से मिलकर एक माल्टोज बनता है। तो 70% पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो गया, कार्बोहाइड्रेट आपका माल्टोज बन जाता है। फिर इस माल्टोज को कहने का मतलब और जो 30% पाचन है या पूर्ण पाचन है, वो हम कहाँ देखे थे सर कि यही जो एमाइलेज है, यही एमाइलेज ये लार वाला एमाइलेज है, लार ग्रंथि वाला सलाइवरी एमाइलेज है ये। सर वैसे हम देखे थे कि जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय में भी आपका एमाइलेज पाया जाता है। तो उसी को लिख देता हूँ मैं कि अग्नाशय में भी आपका एमाइलेज पाया जाता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एमाइलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है। एमाइलेज पाया जाता है, वो 30% पाचन कर देता है कार्बोहाइड्रेट का और उसको बदल देता है आपका ग्लूकोज में। जहाँ माल्टोज बना था, इसी माल्टोज को वो ग्लूकोज में बदल देता है अर्थात। और ये कहाँ पे होता है सर ये जो क्रिया होती है तो मुख में हो गई, और ये जो क्रिया होती है 30% वाली, ये क्रिया आपकी होती है डुओडेनम, ऐसा लिख देता हूँ सर, स्पष्ट रहेगा, डुओडेनम, डियोडेनम, डियोडेनम में होता है ये सर। डियोडेनम जो कि छोटी आंत का अमाशय से जुड़ा हुआ हिस्सा है, छोटी आंत का हिस्सा है, अमाशय से जुड़ा हुआ, स्टमक से जुड़ा हुआ, यहीं पे ये पैंक्रियाज इसको पूर्ण पाचन कर देता है। अर्थात आप कार्बोहाइड्रेट का 70% प्लस 30% अर्थात 100% पाचन आप देख चुके। ठीक है सर, स्पष्ट है आप लोगों को? हाँ सर, हमें स्पष्ट है सर, हमको समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ था, उसके पश्चात कहाँ इसका काम हो रहा है। ठीक है, मेन तौर पे यहाँ याद रखिए, थोड़ा बहुत पाचन तो अमाशय में भी होता है, मगर आपको बस इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अमाशय में भी होता है, स्टमक में। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, अब वहाँ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के पश्चात आपको हम लेते हैं सर प्रोटीन, ले लेते हैं प्रोटीन। तो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट आपका जब ग्लूकोज में बदल जाए, अर्थात इसका मतलब ये जटिल अणु है, ये सरल अणु है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो गया है। देखिए पीछे, जब कार्बोहाइड्रेट बदल जाए ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है सर। ठीक, हाँ सर। हम आते हैं प्रोटीन के पाचन पे। तो आप देखेंगे प्रोटीन के पाचन पे क्या देखेंगे आप कि सर प्रोटीन का जो पाचन है सर, ये आपका, इसको भी लिखते हैं इस तरीके से ही, ये भी आपका 70% 70-75% लगभग आपका इसका पाचन हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ठीक, तो प्रोटीन का आपका 70% पाचन हो जाता है सर अमाशय में। सर अमाशय में मतलब यहाँ से शुरुआत होता है इसका, अमाशय मतलब स्टमक। तो सर प्रोटीन का 70% पाचन अमाशय में हो जाता है, किसकी सहायता से सर? पेप्सिन प्लस रेनिन की सहायता से सर। बताया था रेनिन एक तो आपका स्टमक में पाया जा रहा है, और वहीं पे रेनिन एक तो आपका वृक्क या किडनी में ही पाया जाता है। ये भी बताया था मैं आपको। जैसे आप एमाइलेज 2 जगह याद रखें, लार में और आपका अग्नाशय में, है ना? तो वैसे ही आपका रेनिन भी एक आपका अमाशय में देखते हैं और एक आपको देखते हैं किडनी या वृक्क में। ठीक, चलिए नाम को आप याद रखिए, अंतर तो दोनों में थोड़ा है, मगर आप नाम याद रखेंगे। ठीक सर, तो अमाशय में प्रोटीन का 70% पाचन हो गया पेप्सिन और रेनिन के रूप में, और आपका जो पाचन हुआ है इससे आपका जो प्रोटीन था ये बदल गया था आपके पेप्टाइड में। ठीक, इसमें बदल गया पेप्टाइड में, हो गया। जैसे यहाँ माल्टोज में बदला था, फिर माल्टोज का पाचन होकर के ग्लूकोज में बदल गया, वो यहाँ पेप्टाइड में या पेप्टोन्स में बदल गया है आपका प्रोटीन। फिर वैसे ही आपका इसका जो 30% और पाचन है
आप देखेंगे कि सर वो 30% बचा हुआ पाचन था वो सर आपका अग्नाशय बोलते पैंक्रियास से निकलने वाले आपके टाइलिन जो था, टाइलिन नहीं, ट्रिप्सिन जो था, ट्रिप्सिन ये सब कल बता चुका हूँ, इसलिए आपको मैं अलग से पूरा कॉन्सेप्ट 100% लेके बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सर 70% प्रोटीन का पाचन, सर प्रोटीन का 70% पाचन अमाशय में, स्टमक में पेप्सिन और रेनिन की सहायता से हो गया और प्रोटीन बदल गया आपके पेप्टाइड में, और इस पेप्टाइड का 30% पाचन जो आप देखेंगे सर वो होगा अग्नाशय से आने वाले ट्रिप्सिन से। तो अग्नाशय में जो ट्रिप्सिन पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, ये जितने भी इन वाले हमें बताया था, इन ये सब प्रोटीन का पाचन करते हैं क्योंकि प्रोटीन में भी इन आता है। तो ट्रिप्सिन से इसका 30% पाचन हो गया और वो आपको बदल गया, जो पेप्टाइड थे बदल गया आपका अमीनो अम्ल में। क्लियर हुआ? तो हाँ सर, जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु है, ग्लूकोज सरल अणु है, वैसे ही प्रोटीन आपका जटिल अणु है या कॉम्प्लेक्स अणु है, उससे सरल अणु है या सिंपल फॉर्म है आपका अमीनो अम्ल। अर्थात हम कहेंगे कि प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाए तो उसका पाचन हो चुका है। ठीक है सर, इतना हो गया? हाँ सर, इतना हो गया। चलिए तो इसी पेज में ही आपका थोड़ा बता दें ताकि आपका एक ही पेज में सब हो जाए। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। अब लास्ट जो बचा, हम देखे थे पाचन में सर एक कार्बोहाइड्रेट का देखना था, एक प्रोटीन देखना था, अब हमको सर एक देखना था आपका वसा का पाचन। सर वसा जो है सर, वसा का मुख्य पाचन जो आप सर देखे थे, फिर इसका 95% पाचन जो है सर, इसमें 95 ऐसे लिख देते हैं इसको, चलिए ताकि इसमें आपको आ जाए अच्छे से। वसा का 95% पाचन और बचा हुआ 5% पाचन। तो 95% पाचन पित्त रस या बाइल जूस से हो जाता है, जो कि आपका निर्माण होता है, जिसका होता है यकृत में, यकृत बोले तो लीवर में, और जिसका सर संग्रहण या स्टोरेज होता है आपका पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में, और जो आकर के मिलता है आपके वसा से, फैट से ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक, ये भी ड्यूडेनम में आकर मिलता है, याद रखेंगे सर। ये भी जो 30% है अग्नाशय वाले भी आपका हमें मिलते हैं सर, ड्यूडेनम में आके सर मिलता है, ड्यूडेनम में ही आके मिलता है, जो कि छोटी आंत का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। अर्थात आप देखेंगे कि सब जगह सर छोटी ड्यूडेनम जो कि छोटी आंत का हिस्सा है सर, वहीं पे ही कंप्लीट आप देखेंगे कि पाचन कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऐसे ये भी, यहाँ पे भी आप देखेंगे यकृत अमाशय जो है ये भी आपका ड्यूडेनम में जो पित्त रस है आपका, है ना, ये आपका जो पित्त रस है, जिसका निर्माण यकृत में होता है, जो संग्रहण पित्ताशय में होता है, ये पित्त रस आकर के वसा से मिलता है कहाँ, ड्यूडेनम में, जो कि छोटी आंत का हिस्सा है, और उसका 95% पाचन कर देता है। छोटी आंत बोलने से आपका क्या है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका जो बचा 5% हिस्सा है वो आप देखेंगे कि वो आपका अग्नाशय में पाए जाने वाले आपके, है ना, अग्नाशय से आने वाले रस से आपके इसका 5% जो हिस्सा है, जिसको आप बोले थे लिपिड। तो जो लिपिड होता है उसको ऐसा उल्टे लिख देता हूँ, ऐसे ही लिपिड से हो जाता है इसका 5% पाचन। अग्नाशय जो कहाँ से आता है सर, ये लिपिड आता है सर आपका अग्नाशय से, और कहाँ पे आके लिपिड मिलता है सर, ये लिपिड आकर के मिलता है आपका ड्यूडेनम वाले छोटी आंत के हिस्से में। ठीक,
अर्थात आप देखिए कि सर मुख कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर मुख से चालू होता है और आपका ड्यूडेनम वाले हिस्से में आकर के खत्म होता है सर। सर प्रोटीन का पाचन अमाशय मतलब स्टमक से चालू होता है और ड्यूडेनम में आके खत्म होता है सर। और सर जो वसा का पाचन है सर, ये वसा का पाचन सर ड्यूडेनम से ही आप देख रहे हैं कि चालू हो रहा है और ड्यूडेनम में ही खत्म हो रहा है सर। क्लियर हो गया। अर्थात अब आपको पाचन से संबंधित जो भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, फिरा के पूछे, जैसा भी पूछे, आप याद रखेंगे कि भाई सबका पाचन कैसे कैसे होता है। और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि सबके पाचन में अंतिमतः जो सब चीज़ कर रहा है, सब चीज़ में सहयोग दे रहा है, वो अग्नाशय इसमें भी कॉमन है, वो अग्नाशय इसमें भी कॉमन है और इसमें तो अग्नाशय कॉमन है ही। ठीक, तो तीनों के पाचन में जो सहयोग दे रहा है वो अग्नाशय है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में और ड्यूडेनम छोटी आंत वाले में, प्रोटीन का आपका अमाशय स्टमक में छोटी आंत वाले ड्यूडेनम में, और प्रोटीन वसा का पाचन आपके ड्यूडेनम वाले हिस्से में ही हो जाता है पित्त रस और लिपिड से मिलके। जो कि लिपिड उसको, जो लिपिड है ये वसा को आपके वसीय अम्ल में बदल देता है, वसीय अम्ल में बदल देता है, अम्ल में बदल देता है। और भाई जब आपका वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल जाता है तो कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स अणु है, जटिल अणु है, ये सिंपल अणु है। अर्थात कॉम्प्लेक्स अणु का सिंपल अणु में टूटना ही पाचक रस और एंजाइम की सहायता से आप देखेंगे कहलाता है पाचन। तो यहाँ पर आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर समझ में तो आ गया सर। चलिए अब आपको जब समझ में आ गया तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपका कंटिन्यू करते हैं। क्या सर कंटिन्यू करेंगे जब आपका छोटी आंत बसेगी। छोटी आंत में आप देख रहे हैं छोटी आंत का हम ड्यूडेनम वाला हिस्सा पढ़े हैं, वहाँ पे यकृत पूरा पढ़ लिए, लीवर पूरा पढ़ लिए सर। फिर ड्यूडेनम वाले हिस्से में सर हम आपका अग्नाशय पूरा पढ़ लिए, है ना। हम पूरा ड्यूडेनम पढ़ लिए, आपका पूरा लीवर पढ़ लिए और पूरा आपका पेंक्रियास पढ़ लिए और ड्यूडेनम वाले हिस्से में छोटी आंत के। तो जो बचा हुआ छोटी आंत का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ध्यान करते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे। ठीक, चलिए तो ये हमारा छोटी आंत के बीच में दिख रहा है, इसका ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो। चलिए तो हम आते हैं आपका किस पे सर, अब हम आते हैं आपके छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था कि छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। मतलब समझिए कि अगर आप छोटी आंत है, मैं बना के बता रहा हूँ, आप समझिए अगर आपकी छोटी आंत है तो इतना हिस्सा ड्यूडेनम हो गया, ठीक है सर। उसके बाद इतना हिस्सा जो है यहाँ से ऐसा समझिए, ऐसा ये आपका क्या हो गया, जेजुनम हो गया सर। ठीक, ये समझ लीजिए आप। और सर इसी का सर इतना हिस्सा जो है सर ये आपका इलियम हो गया सर, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये येलो से है, ये इलियम लिख देता हूँ यहाँ, इलियम। ठीक, ILLIUM इलियम, जेजुनम, तो जेजुनम, जेजुनम और सर ये आपका ड्यूओडेनम। ठीक, डेनम, समझ गए आप बात? हाँ सर हम समझ गए सर बात। ये ड्यूडेनम हो गया यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ तक आपका जेजुनम हो गया और यहाँ तक का इलियम हो गया। अर्थात छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें आप देखे थे सर ये जो हिस्सा है सर ये जुड़ा होता है आपके स्टमक से, अमाशय से, और यहीं पे सर आप देखे थे कि यहीं पे ड्यूडेनम वाले हिस्से में ही यहाँ से सर पित्त तरफ बाइल तक जुड़ा हुआ था सर, गॉल ब्लैडर से, जो कि आपको यकृत में था सर। तो यकृत हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, यकृत लीवर हो गया। और सर ये आपको हो गया गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, या पित्ताशय।
और इसी में सर इधर से हम देखे थे कि इधर से इसी में ही इसी डक्ट में जो दोनों एक ही डक्ट से जुड़ा था, यहाँ भी ऐसे बता दे रहा हूँ मैं आपको। इधर से हम देखे थे सर कि यहीं पे ही सर ऐसे करके आपका दोनों एक ही डक्ट से जुड़ते हैं, बाइल डक्ट और वो आपको पता ही है, मगर फिर भी या चलिए उसको वैसे ही बनाता हूँ, कहे आपको कन्फ्यूज़न रहे भाई, है ना। और यहाँ से समझिए ऐसे करके ये अग्नाशय जुड़ा हुआ है, पत्ती जैसा संरचना रहता है तो ठीक। और ये दोनों का एक ही कॉमन डक्ट हो गया जो कि आप HPD से पढ़े थे, है ना, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट HPD, ये आपका ड्यूडेनम में आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो यहाँ से इसका बाइल डक्ट आ रहा था आपका, यहाँ से बाइल डक्ट आ रहा था, हरा हरा पीला पीला रहता है, ये आपके ड्यूडेनम में आ रहा था। और यहाँ से सर आपका पित्तरस आ रहा था सर, इसमें आपका इस तरफ अग्नाशयी रस आ था, पित्तरस नहीं, पित्तरस तो हरा वाला है, ये अग्नाशयी रस आ रहा था। तो यहाँ पे आके दोनों मिल रहा था और इसमें ड्यूडेनम में आ रहा था और यहीं पे आके कंप्लीट पाचन कर रहा था। तो ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक। ये है आपका पैंक्रियास, लिख देता हूँ मैं, ये है आपका पैंक्रियास या अग्नाशय। अग्नाशय अर्थात अग्नि जो पचाते सबको जला के, हाँ। तो सर ये सब हम समझ गए थे। अब हम ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में आ गए। तो ड्यूडेनम में जब आप आ गए, जेजुनम में आ गए, इलियम में आ गए, तो आप देखे थे सर यहाँ पूरा भोजन पच गया। समझेंगे ध्यान से, आदमी बच्चे पढ़ने के बाद भी जहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए धीरे धीरे समझिए। सर भोजन का पाचन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सर भोजन जो है सर आपका, अब आपका सर भोजन जो है वो सर पच के इसमें आ गया सर, ऐसे करते करते भोजन आपका पूरे आंत में घूम रहा है अब पचने के बाद, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या देखेंगे कि सर हम जो देखेंगे कि भोजन तो पच गया सर, और सर भोजन पचने के बाद सर इसी में सर आपके देखेंगे, इसी में सर आपके इसके जो रस है, पूरे रस जो पचने के बाद जो रस इसमें उपलब्ध है, जो हमको चाहिए था, ग्लूकोज, है ना, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, जो पीला पीला है ये वही है, समझिए पूरा आपके हाथ में चारों तरफ है। आराम समझते चलेंगे। तो अब क्या होगा कि जो नलिका है पूरे छोटे हाथ की, इसमें आप देखेंगे इसमें पतली पतली, एकदम पतली पतली बाल जैसी, ठीक। मैं आप लोगों के लिए एकदम, और इससे पतला तो हो ही नहीं सकता, एकदम पतली पतली हेयर जैसे ऐसे करके रक्त केशिकाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक, चारों ओर से। मैंने हाथ को चारों ओर से घेरी हुई, समझो। ये रक्त वाहिकाएं हाथ के चारों ओर से उसके अंदर घुसी हुई है, और ये काम करती है, क्या काम करती है सर? ये काम करती है आपके एक तरीके से पंप के जैसे। पंप के जैसे कैसे कि अब जो यहाँ पे रस उपलब्ध है अंदर में, रस आपका पाचक रस, अब जो पचने का जो आपका रस है, जिसमें आपका प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल गया है, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल गया है, वस आपके वसीय अम्ल में बदल गया है, तो उन चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करेगी। तो ये पतली पतली कोशिकाएं हैं, ये क्या करेंगी सर? ये एब्जॉर्ब करेगी और शोषण करेगी पचित पदार्थ का, जो पचित पदार्थ हैं या डाइजेस्टिव जो मटेरियल है उसका, ठीक। तो मान लो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके यहाँ पे पूरा रस भर के रख ली, ठीक, अपने वाहिकाओं में। फिर अब इतना समझ गए कि हाँ छोटी आंत से सर अवशोषण का बोले, सर्वाधिक अवशोषण, अवशोषण या सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन जो हमारा पोषक तत्व है उसका कहाँ से होता है सर? छोटी आंत से होता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। सर्वाधिक अवशोषण जो कि आपका छोटी आंत से होता है वो एब्जॉर्ब हो गया, आ गया छोटी छोटी वाहिकाओं से एब्जॉर्ब हो गया। और अब इस एब्जॉर्ब वाला जो हिस्सा है इसको अब आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में
अब यहाँ जो पच गया, यहाँ से जो रक्त वाहिकाएं पूरा हैं वो इसको शरीर के हर हिस्से में, दिल में, दिमाग में, आंखों में, सब जगह पहुंचाएंगी। आपके वो जो पचा हुआ जो भोजन का फायदा है उसको बॉडी के पूरे कोशिकाओं में पहुंचाएंगी। ये क्या है? यही है, यही पचा हुआ जो अवशोषित जो आपका पदार्थ है, इसको यहाँ से लेकर के किसके तक पहुँचाएंगे? सारे पचित पदार्थ ये पहुँचाएंगे आपके कोशिकाओं तक, सेल तक। और कोशिका जो है इसी पचित पदार्थ का उपयोग करके आपका जो है वो अपना खाना बनाएंगे, और वो खाना बना करके जो खाने से जो ऊर्जा मिलेगी, उसी ऊर्जा से हमारा बॉडी चल रहा है, उसी ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, उसी ऊर्जा से आप मेरे से क्लास देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, नाच पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, अर्थात नित्य जितनी भी क्रिया आप कर पा रहे हैं, अर्थात आप जीवित भी हैं, तो सिर्फ इसी वजह से कि सेल उन चीज़ों को लेकर के, अमीनो अम्लों को लेकर के, सेल आपका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को लेकर के, सेल आपका वह अम्लों को लेकर के खाना बनाता है, खाना आपके शरीर में खिलाता है, और खाना खाने के बाद जो एनर्जी निकलती है उसी ऊर्जा से, उसी एनर्जी से हम अभी चल रहे हैं, हम अभी जीवित हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक, तो आप देखे थे वो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए कि भाई 5 चरण होते हैं, बताया था पाचन में। सर इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण मतलब भोजन खाना, सर डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन, फिर तीसरा था सर आपका एब्जॉर्प्शन, तो हम पढ़े थे यहाँ से एब्जॉर्प्शन, तो ये वही एब्जॉर्प्शन है जो पचने के बाद हो रहा है, डाइजेशन के बाद जो आप देखे थे। फिर चौथा था आपका चौथा क्या था यार? एक तो एब्जॉर्प्शन था और एक था आपका एसिमिलेशन। हाँ, एसिमिलेशन था, है ना, अंतर्ग्रहण। तो अब देखिए जो पच के अवशोषित हो गया उसको अंतर में ग्रहण कर रहे हैं ना, नहीं, इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण था, तो एसिमिलेशन बस आप याद रखिए। या चलिए और टर्म से बता ही देता हूँ मैं ताकि आप यहाँ कनेक्ट कर पाए खुद को, है ना। तो आइए वो पार्ट भी आपको बता दूँ मैं एक बार। ऐ वतन तुझको मेरी कसम, मुझको तेरी कसम, तेरे वादे में सर को कटा जाएंगे। कहाँ गई भैया? आ जाओ भैया, हमारे बच्चों को बताना है भाई, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, डॉक्टर बना देंगे अभी आपको इसी क्लास में, MBBS करवा देंगे आधा। हाँ, वो था आपका एसिमिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। तो अब देखिए 5 चरण थे, ये लिखवा देता हूँ मैं, क्या हिंदी याद नहीं आता ना, एसिमिलेशन याद आ गया था। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण, एक साइंस में थोड़ा टेक्निकल टर्म ज़्यादा याद रखना रहता है। अंतर्ग्रहण था पहला, दूसरा था आपका पाचन, तीसरा था आपका अवशोषण, चौथा था आपका स्वांगीकरण, स्वयं के अंगों तक पहुंचाने वाला करण, तो स्वांगीकरण, हाँ सही हो गया। और फिर आपका मल त्याग, अंतर्ग्रहण इंजेशन, पाचन में डाइजेशन, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, और मल त्याग मतलब आपका हो गया इजेशन। तो आपको ये 5 चरण बताता हूँ ताकि आप समझ पाए। सर अंतर्ग्रहण अर्थात अंतर में ग्रहण करो, अर्थात भोजन को अपने अंदर ग्रहण करो, भोजन को अपने इंजेशन मने इन अंदर, इन मने अंदर ग्रहण करो, तो इंजेशन या अंतर्ग्रहण आप समझ गए। हाँ सर समझ गए थे, अर्थात कहने का मतलब भोजन खाओ यार बोल रहा है वो, खाना होता था हाथ में मत रख, खा ले, तो अब खा लिए यहाँ पर, ठीक है सर। जब खा लिए तो भाई चबा रहे हैं, लार वार मिला रहे हैं, पाचन वाचन हो रहा है, तो खाने में तो उसका क्या होगा सर? खाने के बाद किसी खाने का पाचन होता है, तो दूसरा चरण हो जाएगा आपका पाचन। हाँ सर, ये इंजेशन समझ गया, पाचन समझ गया। पचने के बाद जो आपका सरल अणु मिल गया, आपको अमीनो अम्ल मिल गया प्रोटीन से, आपको ग्लूकोज मिल गया कार्बोहाइड्रेट से, आपको सर वसी अम्ल मिल गया वसा या फैट से, तो जो हमको चाहिए था पोषक तत्व वो मिल गया, तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? यही रक्त कोशिकाएं जो है पतली पतली जो आपको बनाए हुए हैं, ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रही हैं, तो इसलिए वो एब्जॉर्प्शन हो गया सर। भाई ये जो छोटी हाथ की नली है इसे खींचेगी ना,
हालांकि बड़ी आंत की नली से भी खींचती है, मगर मुख्यतः एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, इसलिए यह समझा रहा हूँ। तो सर हाँ वो खींच ली सर, तो एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर ली, ठीक है सर। अब जो खींची है, एब्जॉर्ब की है, अवशोषित की है, उसको आपका आप शरीर के जितने भी सेल है, कोशिकाएं हैं, उसको बॉडी के हर अंग तक पहुंचाना जरूरी है ना, क्योंकि आपका उंगली तक, नाखून तक, बाल तक, कान तक, आंख तक, सब जगह आपका जीवित है कि नहीं? कुछ मर गया क्या? आप ऐसे हैं क्या कि आप पूरा शरीर जिंदा है सर, यहाँ आंख मेरा मर गया है, वैसा तो नहीं है। मैंने आपके शरीर का हर अंग आपके लिए जरूरी है, हर अंग को कार्य करना है, हर अंग को कार्य करना है, तो हर अंग को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए तो भाई ऊर्जा कौन देगा? वहाँ की कोशिकाएं देंगी। क्या करके देंगी भाई? उनको भी कुछ खाना चाहिए जिससे ऊर्जा बनाए, तो वो खाना सर जो यहाँ एब्जॉर्ब किया गया है उसको अब एसिमिलेशन में पहुँचाया जाएगा, स्वांगी मतलब स्वयं के अंग तक, स्वांगी मतलब स्वयं के अंग तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है सर। फिर जो हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया और वो पहुँच गया शरीर के सभी अंग तक पहुँच गया, तो अब इसमें जो मल बचा है वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये लास्ट में आपके बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में जाने के बाद ये छोटी आंत है, मान लीजिए ऐसे बता रहा हूँ, इसमें से बड़ी आंत में ऐसा गया और यहाँ से आपका बाहर हो गया, तो वही जैसे मतलब ये मल का त्याग हो गया, जो भाई सॉलिड पार्टिकल थे वो बाहर निकल गए, जिसमें से आपका पाँच पोषक तत्व थे वो आपके एब्जॉर्ब करके शरीर तक पहुँच गए। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद अब आपको पूरा पाचन सिस्टम का पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बता दिया गया है। आप पूरे प्रक्रियाओं को किसी को रटना नहीं है, आप पूरा समझ चुके हैं, और स्वांगीकरण स्वयं के अंग तक पहुंचा दिया इसलिए, ठीक। चलिए, तो ये पांच प्रक्रिया में होता है पाचन प्रक्रिया, ठीक है, पाचन प्रक्रिया ये 5 है, ठीक। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ छोटी आंत का जो है ये आपको जिक्र किया था मैं, ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। स्पष्ट हुआ है? हाँ सर, ये हमको स्पष्ट हो गया है सर, और हम इस चीज़ को समझ गए हैं सर, ठीक। चलिए, जब आप ये समझ चुके हैं तो हम आते हैं अब आपके दूसरे हिस्से पे इसके। तो आज ये दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं इसके हम। और एसिमिलेशन स्वांगीकरण क्या है सर? जो पोषक तत्व थे उनको अब सारे कोशिकाओं तक पहुंचाना, किसके माध्यम से पहुंचेंगे सर? रक्त वाहिकाओं के, परिसंचरण तंत्र के, जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, उसके माध्यम से ये पोषक तत्व है ये अब सारे कोशिकाओं तक पहुंचेंगे, ठीक हो गया। और फिर जो एनर्जी वो बनाएगा हमारा जो सेल, वो एनर्जी फिर हमारे रक्त के माध्यम से, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा खाना बनने के बाद होता है ना भाई कि भाई बचा है जो कचरा उसको धोना होता है बर्तन, तो जो वेस्ट निकलेगा उसको भी खून ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उसमें जो आपका जो यूरिन वाला बनेगा उसको यूरिन के थ्रू निकाल देगा, जो मल था तो मल के थ्रू निकल गया है ना, जो आपका गैसेस बन रहे हैं उसमें वेस्ट वाले, उसको सर वो फेफड़े के जरिए निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ब्लड आपका इसको पहुंचाने का काम भी करता है पोषक तत्वों को, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ला करके बाहर निकालने का भी काम करता है, ठीक है। हाँ सर, अब आप समझ रहे हैं कि पूरा एकदम गाड़ी के जैसे मैकेनिज्म है, घर के जैसे मैकेनिज्म है, किचन की तरह मैकेनिज्म है पूरा, है ना। चलिए है वतन इसकी गोली लो, किचकिच दूर करो, मेरे को वही गाना याद आ रहा है अभी चलिए, हो गया। चलिए, अब आते हैं आपका छोटी आंत में। तो इतना छोटी आंत तो बहुत था आप लोगों के लिए, अब इसका अलावा और भी थोड़ा छोटी आंत पे हम आ जाते हैं। चलिए, तो अब मेरे को जो छोटी आंत में आपको एक चीज़ दिखाना है वो है आपका लिखेंगे यहाँ पर छोटी आंत, सर छोटी आंत ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हाँ सर, बहुत बहुत ठीक है। चलिए, तो आपको मैं लेके आता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, जो समझाना है कि इमेज आप लोगों के लिए। ये इमेज ठीक है आप लोगों के लिए, ठीक। थोड़ा सफाई तो हो जाओ भाई, थोड़ा साफ सुथरा दिखो, हमारे बच्चों के लिए कुछ साफ वाली इमेज दिख जाओ यार, बहुत मेहनती है हमारे बच्चे लोग, ऐसा ना करो।
तो कोई हाथ से बनाया है। चलिए इसी समझा देते हैं। ये मगर आपको फील नहीं आएगा रियल टाइप का ना, थोड़ा रियल टाइप का फील आता, इसी में से समझाते हैं। चलिए फिर आपको 2 इमेज ले लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है, मगर आपको समझा देंगे हम। ठीक है, तो हम आपको समझा देंगे, उसका दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ की बात है जो आपको समझना, उस पर आप ध्यान रखिए और आप सब चीज़ समझेंगे। इसकी तो गारंटी आप देख ही रहे हैं कि हम कैसे समझा रहे हैं आप लोगों को। और एक चीज़ बोलूँगा कि मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, मैं फ्लो में डूबता हूँ, तो आप लोग थोड़ा, मेरा स्पीड जैसे बाकी सब टीचर का क्या होता है कि बहुत स्लो बोलते हैं तो आप उनका स्पीड बढ़ा के सुन लेते हैं, तो अगर मैं फास्ट बोलता हूँ तो मेरा स्पीड घटा के सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी धीरे धीरे मैं कार्य कर रहा हूँ उसके ऊपर कि मैं फ्लो में ना डूबूँ, और धीरे धीरे आप लोगों के लिए जितना सरल तरीके से, जितना आसान तरीके से धीरे धीरे बोलते हुए क्लास को लेते चलूँ। मेरे को नींद आ जाएगा यार। चलो ठीक है, छोटी हाथ का हिस्सा है, याद रखेंगे आप, है ना। चलिए और एक आपको और इमेज ले लेते हैं अपन समझाने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इनर सेक्शन व्यू। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इनर सेक्शन व्यू। चलिए इसमें से समझाएंगे कौन बेस्ट है आप लोगों के लिए, वो हम देख रहे हैं। जो बेस्ट होगा वही आप लोगों के लिए लिया जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। उसके पश्चात है वतन मुझको तेरी कसम, ऊपर का कोई सा ले लेते हैं, ये ठीक है। चलिए ठीक हो गए हैं। चलिए अब हम ये भी डायग्राम ले लिए हैं, थोड़ा चित्र में आपको समझा देंगे तो आपके थोड़ा दिमाग में आपके बैठे रहेगा, है ना, और फिर आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। हम तो यही चाहते हैं, हमारा तो पैटर्न ही यही कि हमारे बच्चों को कोई डाउट रहे ना। ठीक, देख लें आप लोगों को भाई चित्र स्पष्ट है या नहीं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो एक काम हम कर लेते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, नहीं है सर। चलिए जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में वो हम समझा ही देंगे आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा गहन अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आ जाइए, लिखेंगे आप लोग। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन, और ये जो लंबा सा उठा हुआ दिख रहा है, ये क्या लिखा है सर? विलाय लिखा है। क्या लिखा है? विलाय या विली? तो विलाय, विलाई लिखेंगे, विलाई है, विलाई, VILLI। ठीक है सर, ये क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन है। लीवरकुहेन, लीवर है ना, लीवर, ठीक है, लीवरकुहेन, तो क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन, लीवरकुहेन, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है लीवरकुहेन। क्या? क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन लिखेंगे आप, और इसी को बोलते हैं आपका आत्र, आत्र या आंत। इन लोग शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलिए ब्लैक में लिख देता हूँ इस चीज़ को, है ना, थोड़ा ज़्यादा विजुअल रहेगा आप लोगों के लिए। ब्लैक में लिख देता हूँ, विलाई, ठीक, VILLI, विलाई, और क्रिप्ट्स,
क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन और कुहेन, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन हो गया। हाँ सर, ठीक इसे ही बोलते हैं या आत्र क्रिप्ट। तो आत्र क्रिप्ट बोले मतलब क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन की बात कर रहे हैं। क्या होता है दोनों आप समझेंगे। चलिए डिटेल में समझाता हूँ। इस देखिए सर, ये आंत का सर आप पाइप दिख रहा है, जो छोटी आंत है उसी का पाइप। और मैं आपको याद कीजिए, आपको ध्यानपूर्वक दिखाना चाहूँगा एक बार जूम करके। मैं शायद दिख रहा है कि नहीं है तो दिखाऊंगा यहीं पे। हाँ दिख तो रहा है स्पष्टतः। चलिए आप देख रहे हैं कि हाँ सर आप बताए थे बार बार रक्त वाहिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रक्त वाहिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देखिए यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है। हाँ सर ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब ये क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं। लाल वाला दिख रहा है, ये भी रक्त वाहिकाएं हैं। अर्थात हाँ सही बोले थे सर आप कि इसकी दीवारों के ऊपर रक्त वाहिकाएं चिपकी हुई हैं और इसके अंदर जाने वाले पोषक तत्वों को खींच लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये रक्त वाहिकाओं से आपको ये समझ में आ गया कि यही है जो एब्जॉर्ब करती है उसके अंदर से पोषक तत्वों का। और फिर देख रहे हैं आप यहीं पे ही कि जो एब्जॉर्ब कर ली है उसी को कोई लीवर तक पहुंचा रहा है, उसी को कोई हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं, जिसे कोई लीवर तक पहुंचा रहा है, कोई किसी और हिस्से तक पहुंचा रहा है। इस तरीके से यहाँ से एब्जॉर्ब किया हुआ पदार्थ शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाएगा। हाँ सर, तो वो आप जो बात बोले थे वो भी यहीं पे दिखा दिए सर आप, तो हमको ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे कि सर ये लीवर है। सर लीवर के अंदर है, ऐसे काट के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया हो ना, इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो आपका यहाँ आप देखे थे, आंत आपका लीवर जो आप देखे थे, ये जो आप अपनी आंत देखे थे ना ऐसे ऐसे, उसी को आप देखिए आप ऐसा ऐसे देखे थे कि ऐसा है फिर ऐसा है। तो इसी के अब अंदर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि अंदर से ये ना ऐसा 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 ऐसा, ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको बात को। ऐसा ऐसा रहता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे संरचना रहती है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ऐसी संरचना रहती है, तो जो ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, उठा हुआ हिस्सा एक ये वाला और एक ये वाला, तो जितने भी ऐसे उठे हुए हिस्से हैं ना, वही ये उठा हुआ हिस्सा है, यही वो उठा हुआ हिस्सा है। ठीक, और जो उठा हुआ हिस्से से क्या कहते हैं, विलाई। और ये पूछता है कि विलाई शरीर के किस अंग में पाया जाता है, या छोटी आंत में उंगली नुमा उभार नुमा संरचना को क्या कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बनता है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली नुमा, उंगली जैसे है ना इसका स्ट्रक्चर, हाँ सर, उंगली नुमा या उभार नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका विलाई। तो आपको ये यहाँ पर क्लियर करवा दिया क्या मैं, हाँ सर आप क्लियर करवा दिए कि छोटी आंत में उंगली नुमा या उभार नुमा जो संरचना है उसे कहते हैं विलाई। लिखेंगे विलाई, ये क्या है, उंगली नुमा बोले, उंगली नुमा या उभार नुमा, उभार है ना, उभार नुमा संरचना है ये। छोटी आंत पढ़ रहे हैं, छोटी आंत में इसे ही विलाई कहते हैं। तो छोटी आंत में उंगली नुमा या उभार नुमा पाए जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विलाई। तो ठीक है सर, ये उभार नुमा है सर आप बताते हैं, उभार नुमा एक ये वाला उभार आपका, एक सर आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कि सर मान लीजिए ये हमारी छोटी आंत है, ये हमारी छोटी आंत है सर, इसकी दीवार है, तो ये ऐसा ऐसा है सर, इसके अंदर में, दीवार के अंदर में, और इसी के बीच से खाना गुजर रहा है। तो सर जो उभार नुमा है सर, ये सब संरचना, ये दोनों इसे तो आप विलाई कह दिए, मगर यहाँ पे जो ये दोनों के बीच का जो जगह है, ये दोनों उभार वाले के बीच का जगह, ये जितने भी दोनों उभार के बीच का जगह है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन। और इसलिए देखिए दोनों उभार है, फिर यहाँ फिर उभार है, उभार के बीच जो यहाँ वाली संरचना यहाँ वाली, इसे कहा जा रहा है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन। तो पूछता है कि क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन या आत्र जो आपका क्रिप्ट है वो किसमें पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में। तो आपको अगर आत्र पूछे तो आप जान जाएंगे, मगर सिर्फ इतना बोले क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन, और यही पूछता है कि क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन कहाँ पाई जाती है, तो पूछ लेगा भाई कि छोटी आंत में। क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन किसके बीच पाई जाती है, तो आप बताएंगे दो विलाई के बीच में क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन पाई जाती है।
वही है कि दो ये विलाई है सर, ये दो विलाई है सर, ये पूरा दो विलाई है, यहाँ एक विलाई यहाँ एक विलाई सर, ये दो विलाई है सर उंगली नुमा उभार वाली, और यहाँ फिर एक विलाई है सर यहाँ पे ऐसे करके। तो इसके बीच में जो पाया जा रहा है ना सर, इसके बीच में जो पाया जाएगा ना सर, इसके बीच में जो पाया जाएगा ना सर, यही जो है आपका है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन है। ठीक, हाँ, उम्मीद करता हूं कि अब आपको इससे कोई डाउट नहीं रहेगा और इसका कोई भी आपको संशय नहीं रहेगा कि उंगली नुमा उभार नुमा संरचना कहाँ पाई जाती है सर, छोटी आंत में पाई जाती है सर। सर दोनों उंगली नुमा संरचना के बीच में ये उंगली नुमा उभार जो है ये विलाई है सर, इसके बीच का जो ये हिस्सा है सर खाली वाला सर, इसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन। ठीक, हाँ सर। और क्योंकि आंत का ये निचला हिस्सा है, देख रही हैं आंत का निचला हिस्सा है, तो इस आंत के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, तो आंत के निचले हिस्से को कहते हैं एपिथेलियल लाइन। क्या बोलते हैं सर, सर आंत के निचले हिस्से को जो है निचला हिस्सा जुड़ा नहीं है सर, आंत के निचले वाले हिस्से को कहते हैं एपिथेलियल लाइन। तो ये पूछता है कि क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन कहाँ पाया जाता है, तो दो विलाई के बीच में एपिथेलियल लाइन में। तो याद रखेंगे यहाँ से ये भी एपिथेलियल लाइन वाला भी, ठीक है सर। तो दो विलाई के बीच में एपिथेलियल लाइन में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसको लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, तो चलिए आपको जब डायग्राम से मैं दिखा ही दिया हूँ तो कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। उसी को खोल के दिखाया है कि छोटी आंत है, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको आप जूम करके यहाँ देख रहे हैं, इसी को जूम करके आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है उठा उठा स्ट्रक्चर दिख रहा है सर। हाँ सर, और इसी में देखिए इसी में सर ऐसे उभार संरचना है सर, इसी में तो छोटी छोटी उभार संरचना है ना, इसी में ऐसी वही विलाई है, और इसके बीच का जो है वही आपका क्या है सर, वही हमारा सर आपका है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन। तो देख रहे हैं इसको जो उभार बनी हुई है इसमें बहुत तो बड़ा करके बनाया, उतना बड़ा रहता नहीं है। देखिए जो उठा इसी में जो छोटी छोटी उंगली जैसी निकली हुई है, उंगली जैसी निकली है वही विलाई है। हाँ सर, क्लियर। और सर बता दें कि जो इसमें एब्जॉर्ब करेगा इसमें से पोषक तत्व सर वो ब्लड वेन वाहिका करती है, रक्त वाहिकाएं करती हैं, तो दिख रहा है सब जिससे चिपकी हुई है, तो हाँ सर खींच लेती है करके पंप के जैसे, उसके अंदर पाइप डला हुआ और खींच ले रहा है वैसा ही सर। ठीक हो गया। तो इसी विलाई को माइक्रोविलाई के रूप में भी जानते हैं। तो विलाई बस शब्द देखिए तो आप समझ जाएंगे, इसी को बोल रहे हैं एपिथेलियम विलाई, माइक्रोविलाई। ठीक, चलिए और याद रखेंगे ये जो विलाई वाला आपको संरचना दिख रहा है, विलाई वाला ये जो बना हुआ है ऐसे करके, उसके ऊपरी हिस्से को ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन। ठीक, ये उतना जरूरी नहीं है मगर बता दे रहा हूँ, कभी बहुत नसीब खराब हुआ तो आपको अगर पूछ ही लिया तो भाई ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक, कि एक उभार से दूसरे उभार वाला जो हिस्सा आता है उभार वाला उसके ऊपर का, उसे कहते हैं ल्यूमेन के रूप में जानते हैं। ठीक है, ल्यूमेन तो लिखा है यहाँ पर ल्यूमेन। हाँ सर, और देख रहे हैं आपकी जो विलाई है इसमें भी देख रहे हैं कि रक्त का जाल पूरा फैला हुआ है। तो हाँ सर, उसी विलाई के माध्यम से सर जितना पोषक तत्व है वो चूस लेगा, इसी विलाई में जो रक्त वाहिकाएं हैं इसके माध्यम से सर पूरा रक्त में जो पोषक तत्व उसको चूस लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से मोटे मोटे ब्लड वाहिकाओं से शरीर के सभी भागों तक पहुँचा देगा। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा कि हमारा शरीर का मैकेनिज्म कैसे कार्य करता है। ठीक है, हाँ सर। उम्मीद करता हूँ कि इतने बेस्ट तरीके से आप लोगों को खोल के इतने इजी तरीके से कि समझना ना पड़े, सब आँख के सामने हमारा चित्र ऐसा बस जाए, बैठ जाए। ये हमको कभी किसी ने कहीं पढ़ने नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से ऐसा पढ़ाते हैं सर, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है ना यार। देखिए चलिए बाकी आगे, हम तो मेहनत करने के लिए हैं आपके, तो आपको हम उम्मीद करता हूँ छोटी याद का ये वाला हिस्सा समझ में आ गया। ठीक, तो आपको कुछ चीज़ लिखा रहा हूँ मैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन के बारे में, क्योंकि आपको पहले छोटी आंत बताना था, छोटी आंत में क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन बताना था, विलाई बताना था, क्योंकि विलाई के अंदर ही आप देख रहे हैं रक्त वेन है, रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेन है, तो यहीं से ये सब चीज़ पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रही है, और यहाँ से जो मोटी मोटी लाइन है एपिथेलियल लाइन के अंदर, उसी से शरीर के अन्य भागों में उन पोषक तत्वों को पहुँचाएगी। हाँ सर, तो इतना आपको क्लियर हो गया। हाँ सर, तो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन आप जान चुके हैं, दो विलाई के बीच में जो निचली संरचना है वो। तो आइए उसके बाद हम आते हैं अब आपका नेक्स्ट पे, क्या हम आज पढ़ रहे हैं आपका सर छोटी आंत और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे कि आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट दे रहा हूँ मैं लिख करके, लिख लीजिए आप साथ में। तो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन जो था सर, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन याद रखेंगे, इसके द्वारा क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन के द्वारा आपका आंत्र रस में, आपकी छोटी आंत उसमें कोई रस रहता होगा, तो आंत्र रस में वो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन का काम क्या है ये बता रहा हूँ कि क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन के द्वारा छोटी आंत में आंत्र रस छोड़ा जाता है। जो आंत्र रस होता है उस आंत्र रस में, आंत्र रस मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रस है, जो लिक्विड है, उस रस में ये लीवरकुहेन क्या करता है, तो ये करता है आंत्र रस में इसके द्वारा 3 एंजाइम, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन द्वारा आंत्र रस में मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। ठीक, तो आंत्र रस जो है आपका इंटेस्टाइनल जो आपका लिक्विड है ना, जूस है, इंटेस्टाइनल जूस जो है, आंत्र रस जो है, उसमें क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन द्वारा 3 एंजाइम मुख्यतः छोड़े जाते हैं या डाले जाते हैं। तो कौन कौन से देखेंगे 3 एंजाइम, हम देखेंगे किसके द्वारा डाला गया सर, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन के द्वारा डाला गया। किसमें सर, आंत्र रस में। तो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन द्वारा आंत्र रस में डाले गई, आंत्र रस में जो 3 एंजाइम मुख्य रूप से डाले जाते हैं वह कौन है हम देखते हैं। तो लिखेंगे आप सर ये है और यहाँ पे देखेंगे आप किसकी वजह से क्या होता है वो समझेंगे आप, ठीक है। चलिए तो 3 रस को आप लिख लेंगे यहाँ पर, 3 एंजाइम के बारे में, 3 एंजाइम। तो लिखेंगे इस 3 एंजाइम के बारे में। पहला लिखिए माल्टेज, ठीक है। दूसरा लिखिए सुक्रेज, तीसरा लिखिए लैक्टेज, लैक्टिक एसिड वाला जो आपको दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, और फिर लैक्टोज जो दही बनाने का काम करता है वही वाला बात, हाँ सर, तो दूध में पाया जाता है वो वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे माल्टेज, सुक्रेज कहेंगे शुगर वाला है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला है। लैक्टेज कहेंगे लैक्टिक एसिड वाला है, दूध में पाया जाता है जो वाला, तो लैक्टेज, ठीक। माल्टोज है, माल्टोज, ठीक। ये माल्टोज नहीं माल्टेज ही है, ठीक हो गया, हाँ सर। तो याद रखेंगे कौन से 3 एंजाइम छोड़े जाते हैं, तीनों क्या है सर, एंजाइम है, माल्टेज, सुक्रेज और आपका लैक्टेज। शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए MS और L। एक आपका लैक्टिक एसिड दूध वाला, तो उससे आप याद रखेंगे। एक सर आपका शुगर चीनी वाला सर, वो आप याद रखेंगे। एक सर आपका माल्टेज है, वो आप याद रखेंगे। क्योंकि अब याद कीजिए, अब यहाँ क्या बता रहा था मैं आपको, याद ये कीजिए कि आपका जो एमाइलेज निकल रहा था लार से, एमाइलेज निकल रहा था आपके अग्नाशय से, वो क्या करता था सर, वो हमेशा सर आपका कार्बोहाइड्रेट को सर आपका वो माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, है ना। तो माल्टोज में क्या था सर, माल्टोज कहीं ना कहीं सर आपका 2 ग्लूकोज का समूह था। तो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं सर क्या था सर, कार्बोहाइड्रेट आपका कहीं ना कहीं सर आपका कार्बोहाइड्रेट जो है सर कहीं ना कहीं वो क्या था सर आपका, तो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं जो था वो माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर माल्टोज बना रहा था। और जो माल्टोज है उसमें 2 ग्लूकोज का समूह था। तो कार्बोहाइड्रेट अभी तक आपका माल्टोज के फॉर्म में मिल रहा था हर जगह, है ना। तो माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में भी आप देखिए जो बचा हुआ था स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वही माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो माल्टोज से अंतिम रूप से जो बचा हुआ है आपका वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, है ना। तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किसके सहायता से होगा, जो माल्टोज था। आपको पता कि सर कार्बोहाइड्रेट जो था, एक बार फिर लिख देता हूँ सर, कार्बोहाइड्रेट, ताकि आपको रीज़न हो जाए, ये याद भी रह जाएगा फिर यहीं पे। कार्बोहाइड्रेट में जब आप एमाइलेज मिला रहे थे, एमाइलेज जो कि सर 2 जगह पाया जाता था, लार में और सर आपका अग्नाशय में, तो इससे जो कार्बोहाइड्रेट है वो बदल जाता था सर माल्टोज में, ठीक है, माल्टोज में बदल जाता था सर। फिर माल्टोज में जब आप
इस माल्टेज को मिला देंगे। माल्टोज में माल्टेज मिला रहे हैं, इसमें ओ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, याद रखेंगे। माल्टोज में जब आप माल्टेज मिला रहे हैं तो इस माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज का समूह है, इसे ये तोड़ देगा और सिंगल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अर्थात इस तरीके से पूर्ण पाचन आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट अब आपको अंतिम रूप से मिल गया ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसमें एक जगह एमाइलेज का उपयोग हुआ और दूसरी जगह आपका माल्टेज का उपयोग हुआ। तो AM आफ्टर मॉर्निंग, ऐसे याद रखिए AM, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से एमाइलेज मिल करके माल्टोज बनाया, माल्टोज से माल्टेज मिल करके ग्लूकोज बनाया, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो गया। समझ में आ गया बात? हाँ सर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो इसको मैं यहाँ से आप लोगों के लिए ले लेता हूँ और इसको आप लोगों के लिए सेव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, इसको बंद करते हैं, यहाँ से कट और कर देते हैं। इसके बाद वाले पेज पे पेस्ट, इसको यहाँ रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आया रहे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने इस पेज पे। ठीक है सर? हाँ सर। तो माल्टेज से हम समझ गए माल्टेज का क्या योगदान है। चलिए तो लिख लेंगे उसी चीज़ को कि माल्टेज जो है, ये जो माल्टोज था, माल्टोज 2 ग्लूकोजों का समूह, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का समूह, उसे ये ग्लूकोज में माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। और यहाँ से 2 ग्लूकोज से 2 अलग अलग ग्लूकोज मिल जाते हैं, तोड़ देता है। तो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक, हाँ सर। ठीक, दूसरा भी यहाँ लिखेंगे सुक्रेज का कि सर ये सुक्रोज क्या, सुक्रोज को, सुक्रोज था शुरू से ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ठीक, तो सुक्रेज जो है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। तो पूछता है कई बार कि सुक्रोज को जब सुक्रेज की सहायता से तोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। तो सुक्रोज को तोड़ने से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा, अर्थात यहाँ लिखेंगे S, यहाँ लिखेंगे G, अर्थात यहाँ लिखेंगे F, अर्थात आपके सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट के मिलता है। किसकी मदद से? सुक्रेज की मदद से। तो सुक्रोज को माल्टोज को तोड़ता है। देखिए, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, सुक्रोज को तोड़ता है, लैक्टेज आपके लैक्टोज को तोड़ेगा। तो कितना इजी है। एज वाला ओ को तोड़ रहा है, ए की मात्रा ओ को तोड़ती है, ए की मात्रा ओ को तोड़ती है, लैक्टेज की मात्रा लैक्टोज को तोड़ती है, माल्टेज की मात्रा माल्टोज को तोड़ती है। ठीक है, हाँ सर। और जब तोड़ती है तो माल्टोज से ग्लूकोज निकलता है, 2 ग्लूकोज निकलता है, 2 ग्लूकोज निकलता है, 2 अलग अलग ग्लूकोज में तोड़ता है, क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज का समूह है। वैसे सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, अर्थात सुक्रोज को जब सुक्रेज तोड़ेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगा। और क्योंकि हमारा बॉडी ग्लूकोज को ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए ग्लूकोज फॉर्म में तोड़ना जरूरी है। तो क्या करता है, और सुक्रेज कहाँ से मिलता है? सुक्रोज जो है, जब चीनी वगैरह खाते हैं, जब शुगर केन पीते हैं, शुगर केन से सुक्रोज, हाँ सर, जो भी आप मीठा पदार्थ खाते हैं उस सब में सुक्रोज की मात्रा रहती है, जैसे चीनी, है ना। तो याद रखेंगे, तो चीनी से जो बोलते हैं ज़्यादा चीनी खाओ तो मोटे हो जाओगे, बस वही रीज़न है, इसी वजह से। ठीक, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। फ्रुक्टोज जो हमको मिलता है, ये फलों में जो मिठास रहती है उससे हमको मिलता है, यही बता दे रहा हूँ। फ्रक्टोज पूछेगा तो सर फ्रक्टोज हमको फलों से मिलने वाले मिठास से मिलता है। सर ग्लूकोज जो है आपको ये कार्बोहाइड्रेट में जो मिठास होती है ना, मतलब आपके दाल में, चने में, चावल में, सब में जो मिठास होती है
उससे आपको ग्लूकोज मिलता है। मगर जो फलों में जो मिठास मिलती है वो फ्रक्टोज से मिलती है, फ्रक्टोज से या फ्रुक्टोज से। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, फलों में पाए जाने वाली मिठास को किस नाम से जानते हैं? सुक्रोज के नाम से, ग्लूकोज के नाम से, फ्रुक्टोज के नाम से। तो फ फॉर फ्रूट, फ फॉर फल और फ फॉर फ्रक्टोज। अब आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जब सुंदर लड़की आती है तो गर्लफ्रेंड को सब के सब छोड़ देते हैं, इसलिए याद रखेंगे सुंदर से सुक्रोज गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं, तो GF याद रहेगी, गर्लफ्रेंड GF। सुंदर लड़की के आने से इसको अलग अलग छोड़ दिए, तो सुंदर लड़की आने से गर्लफ्रेंड को छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड को अलग कर दिए, तो याद रखें गर्ल और फ्रेंड को अलग अलग कर दिए, तो सुक्रोज आएगा दोनों को तोड़ देगी। ठीक, चलिए हो गई ये बात। चलिए आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। बाकी सुंदरता तो सब भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, समय के साथ सबका ढलता है और फिर नए जनरेशन का फिर से नया सुंदरता आता है। इसलिए आप किसी के नेचर या कैरेक्टर या उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई है, ना कि उसकी सुंदरता से। हालांकि ये बोलने भर की बातें हैं, बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी व्यक्ति का अपीयरेंस, लुक, है ना। जैसे मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ अक्सर, अरे सर मोटे हैं, एकदम गुदू गुदू हैं, हत्या कट्टे हैं, तो मुझे बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे, मान लीजिए, है ना। और वही कोई फिट एकदम स्लिम ट्रिम बॉडी बनाया हुआ लड़का आएगा तो अरे यार वाह क्या बॉडी है। मगर नेचर में अब आप जज करेंगे तो बहुत दूर की बात है। मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ हर दिन इम्प्रूव करूँ, इसलिए मैं अपने आप को समझता हूँ कि ठीक है, चलिए छोड़िए क्या बात करें अपने बारे में। चलिए तो आ जाइए, तो पता चल गया, आपको याद रखने के लिए बता दिया। गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं सुंदर लड़की देख के, तो तोड़, सुंदर लड़की आके गर्लफ्रेंड को तोड़ देती है। इसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, ये किसी सुंदर लड़की का ऐसा नहीं कि हाँ सुंदर लड़की ऐसी ही होती है। सुंदर लड़की देखिए बॉयफ्रेंड धोखा देते हैं, तो ये भी क्षमा चाहूँगा, सब लड़के ऐसा होते हैं ये भी नहीं, समझाने के लिए बस मैं ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ बस। ठीक, चलिए, कि कोई भी चीज़ सब 100% एप्लीकेबल कहीं नहीं होती है ना। चलिए हो गया ये आपका। चलिए अब आते हैं लैक्टेज का। तो ये आपके लैक्टोज को आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो जो लैक्टोज है वो आपके ग्लूकोज वो तोड़ देता है लैक्टोज को, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो फिर बता दूं, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है, दो ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक सर, तो कुल मिला क्या है सर, ग्लूकोज तो सर सब में कॉमन है, आपको अब याद रखने के लिए बता रहा हूँ सर, ग्लूकोज तो सब में कॉमन है। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख देते हैं अपन। देखिए वो ध्यान रहे, है ना। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है यहाँ पे। ठीक सर, ग्लूकोज तो सर सब में कॉमन है सर, यहाँ ग्लूकोज, सर यहाँ ग्लूकोज और सर यहाँ ग्लूकोज, अर्थात कुछ भी टूटे ग्लूकोज तो मिलना ही है। मैं बताया कि जितने भी आप अनाज खा रहे हैं, जितने भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सब में ग्लूकोज मात्रा है। ठीक है ना, तो जितने भी आपके अनाज खा रहे हैं आप, चावल बोल रहा हूँ चावल दाल रोटी वोटी जो भी आप खा रहे हैं सब में सर कार्बोहाइड्रेट है, हमारे जितने भी अनाज है सब में। ठीक है, तो जितने में भी कार्बोहाइड्रेट है वहाँ तो ग्लूकोज होगा ही, तो इसलिए सब में ग्लूकोज तो सर सब में कॉमन रहेगा। तो इधर ध्यान क्या रखना है, माल्टोज में सर ग्लूकोज ही है तो इसको भी ध्यान नहीं रखना है। बस याद रखें जहाँ सुक्रोज वाला बात आएगा वहाँ एस के साथ आप एफ पे ध्यान देंगे कि सर सुक्रोज बोला तो एफ, तो एस के साथ एफ का जोड़ी रखेंगे आप ध्यान में कि जहाँ सुक्रोज को तोड़ेगा तो ग्लूकोज तो मिलना ही है, उसके साथ आपको जो ध्यान रखना हुआ है फ्रुक्टोज, इसलिए इसको अलग कलर से हाईलाइट कीजिए कि सर एस के साथ एफ। सुंदर लड़की को देख के अपने गर्लफ्रेंड को मत छोड़िए, सुंदर लड़की देखिए गर्लफ्रेंड को मत छोड़िए, बल्कि सुंदर लड़की को अपनी फ्रेंड बना लीजिए और गर्लफ्रेंड से भी उसको उसकी फ्रेंड बनवा दीजिए और सब मिलकर के एक दोस्त की तरह रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो SF सुंदर फ्रेंड, सुशील फ्रेंड, सही फ्रेंड, ऐसे करके आप याद रखेंगे कि सुक्रोज जो है एक फ्रुक्टोज तो देता है, इसलिए फ्रुक्टोज याद रखना है। ये पूछता है सुक्रोज टूट करके क्या प्रदान करता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज तो सब में मिल रहा है तो ग्लूकोज याद नहीं रखना है। तो सुक्रोज के साथ बस सर बताया था कि सुंदर फ्रेंड, तो सुक्रोज के साथ फ्रुक्टोज याद रखना है, F4 फ्रेंड से फ्रुक्टोज याद रखना है। ठीक,
वैसे ही लैक्टोज का जब जिक्र हो तो ग्लूकोज तो सर सब में मिलना है, मगर लैक्टोज का जब जिक्र हो तो एलजी कंपनी याद रखना है, एलजी कंपनी। इसको मैं उसी में लिख देता हूँ ग्रीन कलर से ताकि अच्छा से दिखे आपको। क्या लिखेंगे आप? SF। ठीक, वैसे यहाँ पे लैक्टोज गैलेक्टोज देता है सर। यहाँ कैसे याद रहेगा सर? क्योंकि जी फॉर गैलेक्टो ग्लूकोज नहीं है, कि ग्लूकोज तो रहेगा ही दोस्त, ग्लूकोज तो रहेगा ही दोस्त सब में। लैक्टोज के साथ एक्स्ट्रा क्या जी आ रहा है तो रहेगा आपका गैलेक्टोज। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ से कोई डाउट नहीं होगा। कितना भी कोई घुमा के पूछे, मैं आप लोगों को इतना रटा दिया हूँ, इतना समझा दिया हूँ कि अब आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये उम्मीद करता हूँ। और कितने सारे आप लोगों को जो मैं दिया हूँ यहाँ पर तथ्य समझा के दे दिया हूँ। ठीक, चलिए हो गया आपका। हाँ सर। और जो ये लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, जो आप मिल्क खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें पाया जाता है। जो फ्रुक्टोज है ये आपके फलों में, आपके शहद में, ये सब में पाया जाता है, क्योंकि जो शहद है वो भी आपका सर फलों से, उनके फूलों से रस से निकाल करके मधुमक्खियाँ बनाती हैं। और ये जितने भी अनाज हैं उसमें सर ये आपका जो ग्लूकोज है पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी है सब में। तो क्लियर हो गया? हाँ सर। फ्रुक्टोज का लिख देता हूँ मैं, फल और शहद, फल शहद, ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ लैक्टोज को लिख देता हूँ मैं सर, यहाँ पे आपका दूध लिख देता हूँ, यहीं पे दूध, मिल्क, दूध, मिल्क, दूध, दही। ठीक, हाँ सर। और ग्लूकोज जो है ये पाया जाता है आपके सारे अनाज में। ठीक, गेहूँ, दाल, चावल, दाल वाला प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए आप कंफ्यूज हैं सर दाल तो प्रोटीन के लिए हम सुनते हैं, तो चलिए मत लिखिए, आप गेहूँ, चावल, अनाज लिख लीजिए, बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रिप्टोफ, लिबरकुहिन, ये तीन चीज छोड़ते हैं आंत्र में, तीन एंजाइम छोड़ता है। कौन कौन से तीन एंजाइम सर? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। क्यों? ताकि हमारा जो भोजन पचा हुआ है उसमें जो थोड़ा बहुत बच गया है, जो माल्टोज था उसको सर ग्लूकोज में पूर्ण रूप से तोड़ दे। सर जो सुक्रोज था उसको सर सुक्रेज फ्रुक्टोज में तोड़ दे। सर जो लैक्टोज था उसको सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दे। क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो इसी फॉर्म को, जो नीचे वाला फॉर्म है, इसी फॉर्म को ग्रहण करता है, इसी फॉर्म को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसी फॉर्म से अपना एनर्जी ले पाता है। और समझ गए कि अनाज खा रहे हैं तो उससे एनर्जी कैसे मिल रहा है? हाँ सर। सर आप फल वल खा रहे हैं कुछ भी, तो सर उससे कैसे एनर्जी मिल रहा है? हाँ सर। फल वल शहद वगैरह खा रहे हैं, दूध वगैरह पी रहे हैं, उससे कैसे एनर्जी मिल रहा है? हाँ सर। तो हम पूर्ण रूप से समझ गए हैं सर कि हम जो आहार लेते हैं उससे एनर्जी हमें कैसे मिलता है। ठीक, जो एमाइलेज था आपको पीछे इसमें यही बताया था मैं सर। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज है वो माल्टोज में बदलता है, और माल्टोज को जो माल्टेज है जो कि आपकी छोटी आंत में लिबरकुहिन द्वारा छोड़ी जा रही है, वो इसको ग्लूकोज में बदलता है। या दो दो ग्लूकोज थे, इसको सिंगल, दो अलग अलग ग्लूकोज में तोड़ देगा माल्टेज। ये आपको याद रहेगा, A4 A और M। एमाइलेज जो कि आपका लार में, अग्नाशय दोनों जगह पाया जाता है, और जो माल्टेज है आपका छोटी आंत में पाया जाता है, उसको लिखता हूँ यहाँ पे छोटी आंत, छोटी आंत के लिबरकुहिन में, है ना, क्रिप्टॉफ, क्रिप्टॉफ लिबरकुहिन में। ठीक, तब तो आपको याद रहेगा कि लिबरकुहिन कहाँ पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिबरकुहिन दो विलाई के बीच में पाया जाता है, तो आपको याद रहेगा कि विलाई कहाँ पाया जाता है सर? छोटी आंत में। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी क्लियर हुआ होगा। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। जो आपको बता चुका हूँ, मगर फिर भी उसको थोड़ा लिखित रूप में आपको दे देता हूँ मैं यहीं पे। चलिए, क्या आपको बताया था मैं, उस संरचना पे आ जाते हैं हम आप लोगों के लिए अलग से। मैं उसमें तो बहुत सारा बना दिया हूँ मैं, यहाँ अलग बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सर छोटी आता सर, इसका शुरू वाला हिस्सा था सर ड्यूडेनम, सर इसका बीच वाला हिस्सा था सर जेजुनम, जेजुनम। और सर इसका लास्ट वाला हिस्सा था सर इलियम, इलियम। ठीक है सर, सब बना रहा हूँ ऐसा पूरा
बहुत ज़्यादा कुंडली रहती है। ठीक है सर ये हमारा ड्यूडेनम था, डी लिख दिए। ग्रीफ और ग्रीन वाला आपका जेजुनम था तो लिख दिए जेजुनम। और सर लास्ट वाला इलियम था आपका सर, तो लिख दिए यहाँ पर सर हम इलियम, आई डेडुनम जेजुनम इलियम। यहाँ तो आप पाचन अगर देखे थे, अब याद रखेंगे जेजुनम की कुछ विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, जेजुनम की तो लिखेंगे यहाँ पे जेजुनम की और कुछ इलियम की। सर ये आपका ड्यूडेनम है, ये आपका किससे जुड़ा है सर? ये जुड़ा होता है आपका छोटी आंत से, छोटी आंत बोल रहा हूँ, अमाशय से, अमाशय से, अमाशय से जुड़े होती है, स्टमक से जुड़ी होती है। ठीक है सर। जो इलियम है सर ये आपकी जुड़ी होती है सर आपकी बड़ी आंत से, बड़ी आंत से जुड़ी होती है ये सर। यहाँ आपका लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं हम, इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं। ठीक, आप उसके आंतरिक संरचना पढ़ लिए। इसके अंदर विलाई पाया जाता है, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वेन पाया जाता है। लिवर क्वेन 3 चीज़ छोड़ता है, सब आपको बता चुका हूँ मैं। क्या 3 चीज़ छोड़ता है सर? MSL, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, है ना। चलिए दूध वाला याद रखेंगे तो वो याद आ जाएगा। दूध में लैक्टिक एसिड से लैक्टेज, सर शुगर चीनी, चीनी वाला से सुक्रेज, और माल्टेज जो सर कार्बोहाइड्रेट वाला था वो। ठीक है सर। अब आपसे मैं एक चीज़ विशेष लिखा देता हूँ, वैसे तो मैं सब बता चुका हूँ, फिर भी जेजुनम के बारे में लिख लीजिए कुछ। ठीक है, जेजुनम के बारे में ग्रीन में तो ग्रीन में लिख देता हूँ। जेजुनम जो है इसके बारे में लिख देता हूँ मैं, जेजुनम। जेजुनम के बारे में कुछ लिखा रहा हूँ, लिख लीजिए। ऐसा तो बता चुका हूँ मैं कि यह जो है जेजुनम जो है शर्करा, ठीक, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, कॉमन सेंस की बात है, सब पढ़ाया उसी से ही है, तो आप अपना कॉमन सेंस भी ऑन रखेंगे, है ना। ये सब का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, यहीं से अवशोषण होता है, मतलब यहीं से इनका अवशोषण होता है। तो जेजुनम वाला जो पार्ट है वहीं से आपका शर्करा, अमीनो अम्ल और आपका जो है वसी अम्ल, इन सब का अवशोषण होता है। हो गया? क्लियर? हाँ सर। चलिए अब आपका उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा अब जरूरत नहीं है। बाकी जो बच्चा कुचा तो भाई इलियम से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी विलाई पाई जाएगी तो उसको भी लिख देता हूँ। चलिए बुनियाद में जो विलाई पाई जाती है ना, इलियम बढ़िया से जुड़ा होता है, आपको बता चुका हूँ मैं। और माइक्रो विलाई जो है उससे पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है, तो विलाई से सर अवशोषण होता है पोषक तत्वों का। विलाई से पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। पोषक तत्वों का बोले तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आपके विलाई के थ्रू, जो कि उंगलीनुमा संरचना है। ठीक, अंगुलीनुमा संरचना जो है उसी से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, चलिए तब उम्मीद करता हूँ आप लोगों का छोटी आंत से भी जितना क्वेश्चन था कि उसमें किस किस चीज़ का पाचन हो रहा है, किसके माध्यम से पाचन हो रहा है, जो उसके अंदर क्रिप्ट ऑफ लिवर को है ना वो क्या चीज़ छोड़ रहा है, उससे क्या चीज़ का पाचन हो रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, अब आपको ये जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक, हाँ सर। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये मेहनत पसंद आ रहा हो और आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो कि हाँ सर कितना मेहनत है इस चीज़ के पीछे, मगर आप इसको इतने ईजी बना दिए, इतने ईजी से हमको एक एक चीज़ समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, एक चीज़ डायग्राम में दिखा के सर। अब हमको सर इससे कोई भी हम क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमको जो पढ़ना है उसमें हम जिस चीज़ का अध्ययन करना है उसमें हम देखेंगे कि इसमें हमको आपका
थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन समझेंगे, एब्जॉर्प्शन क्या क्या चीज़ का होता है। तो अब देखेंगे छोटी आंत में बोला कि छोटी आंत से एब्जॉर्प्शन होता है, सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन, सर्वाधिक अवशोषण सर छोटी आंत से होती है। और सर उसके बाद बड़ी आंत से भी कुछ कुछ चीज़ों का अवशोषण होती है। तो उसका एक चार्ट बना दूंगा मैं कि छोटी आंत से किस किस चीज़ का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण होती है, और बड़ी आंत से किस चीज़ का अवशोषण होती है या एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद हम सीधा सीधा आपको चलेंगे बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत का सीकम, सीकम के बाद फिर आपका कोलोन, फिर रेक्टम या मलाशय, फिर आपका ये सब देखते हुए फिर हम कुछ पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों का अध्ययन करेंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट होने के कगार पे आ गया है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात तो रही नहीं है। ठीक, तो देखो आप लोगों को कितना टाइम हो गया भाई हमारे बच्चों का, क्या हमारे बच्चों का टाइम बहुत कीमती है ना। एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को ये चार्ट भी इसके साथ ही देता हूँ कि छोटी आंत बड़ी आंत से अवशोषण क्या क्या होती है ना। फिर हम बड़ी आंत पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास से, तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ आपको लिखा दूं मैं कि लगभग लगभग वही लिखवाता हूँ टेक्स्ट पेज पे। एक तरफ आप लिखेंगे अवशोषण, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब करना, तो अवशोषण या एब्जॉर्ब करना कहाँ से सर, छोटी आंत से, सर छोटी आंत से, सर इधर आपका बड़ी आंत से, सर बड़ी आंत से, ठीक है, सर छोटी आंत से, सर बड़ी आंत से, सर स्मॉल इंटेस्टाइन से, सर लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक। चलिए छोटी आंत से आप क्या देखेंगे और बड़ी आंत से आप क्या देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए कि सर छोटी आंत से क्या क्या चीज़ का, पहले तो यहाँ एक चीज़ लिख दूं मैं कि सर 90 से 95% अवशोषण जो है वो छोटी आंत से हो जाता है, केवल 5 से 10% बचा हुआ जो अवशोषण है वो कहाँ से होता है सर, बड़ी आंत से होता है। पहले आपको ये पता चल गया कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ से, सर्वाधिक अवशोषण, अवशोषण आपका छोटी आंत से होता है सर। सर्वाधिक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका सर छोटी आंत से होता है सर, लगभग 90 से 95%। और कम या न्यूनतम अवशोषण या मिनिमम एब्जॉर्प्शन आपका होता है आपका कहाँ से सर, बड़ी आंत से। और अवशोषण क्या चीज़ का होता है सर, जो पच के सर जो पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट हमको मिला है उसको रक्त वाहिकाएं जो खींच लेंगी छोटी आंत से बड़ी आंत से, उसे ये एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और फिर उनको जो पहचाएगा उसे एसिमिलेशन, वो जो खींचा है उसको शरीर के सभी कोशिकाओं तक, सभी अंगों तक पहुंचाएगा, वो सभी कोशिकाओं तक, सभी अंगों के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, उसे एसिमिलेशन या क्या बोलते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, स्वयं के अंग तक पहुंचाना बताया था मैं। हाँ चलिए तो लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस मैं आपको जो लिखाया हूँ सब इसके अंदर आएगा। मैं बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में जो था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हो जाए, माने अवशोषण कहाँ से होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है उसका पाचन होता है सर छोटी आंत से ही। तो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन, ये लिस्ट पूछता है ना इसलिए बना रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। सर आपका प्रोटीन का, जो मुख्य रूप से हम भोजन में लेते हैं उनका पहले जिक्र कर रहा हूँ। सर फैट का, बोले तो वसा का अवशोषण भी होता है छोटी आंत से। सर मिनरल्स का, जैसे कि आपका मिनरल्स में एक चीज़ बता रहे हैं विशेषकर, इसको एक अलग कलर से लिखता हूँ क्योंकि अब ध्यान रखेंगे ताकि आपको मिनरल्स में याद रखेंगे, यहाँ पे अलग से ध्यान में सर मिनरल्स में ताकि आपको आसानी हो सके। सर सोडियम Na, सर पोटेशियम के, सर कैल्शियम Ca, ये 3 को याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि इन तीनों को छोड़कर
बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी जितने भी मिनरल्स हैं, सबका अवशोषण होता है। इन 3 को छोड़कर बाकी सब का अवशोषण छोटी आंत से होता है। तो कौन इसमें नहीं होते हैं अवशोषण? सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो लिख देता हूँ सर सोडियम। यह अपवाद है इसमें कि इन तीनों का जो अवशोषण है वो यहाँ से नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है इसका अवशोषण कहाँ से होगा सर? बड़ी आंत से होगा। ठीक, तो इसी इसके साथ लिख लीजिए सर, यहीं पे ही आप लिख देता हूँ इसी को, चल बाद लिख दूंगा। सर सोडियम, एन पर सोडियम, के फॉर आपका सर पोटेशियम, पोटेशियम, और सर कैल्शियम, Ca4 कैल्शियम। ठीक, हो गया। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इन सबको छोड़कर बाकी सब का, बाकी सारे मिनरल का अवशोषण, मिनरल का अवशोषण जो होता है छोटी आंत से होता है। ठीक है, बस लिख लीजिए इसी में, थोड़ा इसको एक जगह इकट्ठा करना, थोड़ा ऐसा कर देता हूं। ठीक है, इसी में और लिखेंगे सर, इसे अलग कलर से लिखा हूँ आपके, फिर लिखेंगे सर कार्बोहाइड्रेट हो गया, सर प्रोटीन हो गया, सर फैट हो गया, सर मिनरल हो गया। अब लिखते हैं नीचे इसी के हम यहाँ पर आपके सर विटामिन्स में, विटामिन में याद रखेंगे, बोला आपके लिए एकदम ईजी बना दूंगा। छोटी आंत में सर बस क्या अवशोषण होता है वो मत याद रखिए, बस याद रखिए सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो सर वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता है, बाकी उसका जितना भी मिनरल देगा सब मिनरल एब्जॉर्ब होता है। ठीक, चलिए जो हम खाने में लेते हैं उसका बात हो रहा है। इसमें याद रखेंगे विटामिन के, तो विटामिन के का अवशोषण होता है छोटी आंत में, तो नहीं, विटामिन के को छोड़कर बाकी सारे विटामिन का अवशोषण होता है। ठीक, ठीक है सर। तो विटामिन के कैसे याद रखें सर? यहाँ भी के है सर, और पोटेशियम है, यहाँ विटामिन के है, मतलब के वाला तो सर नहीं होता है, इसलिए के से आप याद भी करा दिए। के से छोटी आंत में नहीं होता है। तो ठीक, छोटी आंत में सर आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को छोड़कर बाकी सारे मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होगा सर आपका, वो सब आपका छोटी आंत से होगा। सर विटामिन के को छोड़ के बाकी जितने भी विटामिन है सबका सर अवशोषण, सबका एब्जॉर्प्शन सर आपका छोटी आंत में होगा। अब इधर लिखेंगे बाकी हम, देखिए ये छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो रहा तो कहाँ अवशोषित होगा सर? ये अवशोषित होगा सर आपका सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, बस यही तीनों अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, होती है। ठीक, बड़ी आंत में आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बस यही तीनों मिनरल जो है अवशोषित होती है। बड़ी आंत में आपका विटामिन के, विटामिन के बस अवशोषित होती है, बस यही एक अवशोषित अवशोषित होती है। ठीक, हाँ सर, ये बड़ी आंत का बात हो रहा है। ठीक है सर, हम समझ गए। चलिए आपको बड़ी आंत के लिए मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको ऐसे घसका लिया जाए और इसको लेके आ जाए यहाँ तक, आपको समझ में बड़ी आंत का बात है ये। ठीक है, और इसको यहीं पे हम थोड़ा ऐसे एरो, इसको ऐसे एरो ले जोड़ देते हैं। ठीक, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा और डिज़ाइन सही कर दिया जाए। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको भैया को हम ले जाते हैं थोड़ा बीच में, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, अब आप लोगों के लिए थोड़ा और बीच में ले आए, थोड़ा और बीच में ले आते हैं ताकि आपके लिए प्रॉपर डायग्राम जैसा बन जाए, है ना? हाँ ठीक है भैया, समझ गए? ओके, चलिए
बनाइए सर, छोटी आंत का अवशोषण होना और सर आपका बड़ी आंत में अवशोषण होना। हो गया? तो छोटी आंत में अवशोषण होना और बड़ी आंत में अवशोषण होना आपको पता चल गया। ठीक, बाकी सब चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ से लिखेंगे बड़ी आंत से किसका अवशोषण होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप अलग से। सर यहाँ पे अवशोषण होता है सर वाटर का। तो पूछे कि जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे सर जल का अवशोषण सर बड़ी आंत से मुख्य रूप से होता है। सर क्यों सर, छोटी आंत से क्यों नहीं होता मुख्य रूप से? वहाँ से हल्का फुल्का होता है मिनरल्स के साथ, मगर मेनली वहाँ से नहीं होता। देखिए अगर छोटी आंत से आपके कॉमन सेंस में बताया ना हर चीज़, सर अगर छोटी आंत से सर आपका सारा जल या सब जल पानी जो है अवशोषित कर लेगा, तो आपका मल जो है वो मूवमेंट कैसे करेगा, है ना। अर्थात छोटी आंत में मल को मूव करने के लिए पानी लिक्विड चाहिए ना, लिक्विड के थ्रू ही तो बह करके आगे पहुँचेगा ना। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वैक्यूम पंप तो लगा नहीं है कि भी चलेगा ऑटोमेटिक हवा के थ्रू, तो भाई जो पानी के थ्रू ही वो बहते हैं, लिक्विड के थ्रू ही बहते हैं। तो इसलिए छोटी आंत में जल रहना जरूरी है, तो छोटी आंत में जल रहेगा तभी तो उसके साथ मल बहते हुए हमारे बड़ी आंत तक पहुंचेगा, और बड़ी आंत से फिर पूरा जल एब्जॉर्ब हो जाएगा और मल आपके निकल जाएगा। ठीक, तो इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा सर? सर बड़ी आंत में होगा। अच्छा, एकदम कॉमन सेंस है सर, सही बोले। ठीक, मिनरल्स में बताया सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का अवशोषण होता है विटामिन में के का। और एक छोर यहाँ विशेष कर याद रखेंगे, इसी में लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, वाटर सन बगल में ऐसे कॉमन करके, जितने भी आपके फर्मेंटेड होते हैं ना, फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में जलेबी ले लीजिए, जलेबी नाम जलेबी भाई, डोसा, समझाऊंगा भी, चिंता मत करो, परेशान क्यों होते हो यार, सब समझाऊंगा मैं। अल्कोहल मतलब कि आपका मदिरा या शराब तो सब जान जाएंगे। हाँ, अर्थात कोई भी ऐसा चीज़ जिसको फर्मेंटेड किया जाता है, जिसको आप जानते हैं कि किण्वन विधि द्वारा किया जाता है ना। तो जलेबी जैसे आपको देखते हैं कि जलेबी सर जिसको भी रात में फुला देते हैं सर, उसको हम फुला करके रख देते हैं ताकि वो, वैसे डोसा का जो आपका पेस्ट बनता है उसको पहले से डोसा का पेस्ट पीस लेते हैं, उसको रात को पीस कर रख देते हैं, सुबह उसका डोसा बनाते हैं, है ना। वैसे आप देखेंगे इडली के लिए भी वैसे ही करते हैं, जलेबी के लिए भी वैसे ही करते हैं, शराब को भी रखते हैं, बहुत दिन तक रख के सड़ाते हैं। तो जो सड़ाना है जो उसको किण्वन विधि है, किण्वन को इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं ना, जो भी होगा आप देख लेंगे फर्मेंटेशन का, है ना, वो आप देख लीजिएगा। तो जितने फर्मेंटेड चीज़ हैं उसको, जो फर्मेंटेड चीज़ों से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, आप जैसे डोसा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका बड़ी आंत से होगा। तो जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण बड़ी आंत से होता है। आप याद रखेंगे कि पूछेगा फर्मेंटेड प्रोडक्ट का या किण्वन बोलते हैं क्या, चेक कर ही लेता हूँ यार, चलो मैं चेक कर लेता हूँ भाई। What is the meaning of fermentation in Hindi? In Hindi, that's किण्वन। किण्वन है, सही बोला हूँ मैं। तो याद रखेंगे जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, फर्मेंटेड मतलब किण्वन द्वारा। किण्वन क्या है भाई, वही बताया कि भाई जैसे आप रात में पीस के रख लिए डोसा का मसाला, उसको सुबह बना रहे हैं तो रात भर में फर्मेंटेड हो गया, रात भर में किण्वन हो गया। शराब को आप देखते हैं सड़ा गला के बनाते हैं, शराब को बहुत दिन तक रखते हैं, उसको फिर सड़ा के उससे रस निकालते हैं, है ना, एथिल अल्कोहल फिर बनाते हैं, तो वही फर्मेंटेशन हो गया। वैसे जलेबी, तो जो भी वैसे फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा बना हुआ कोई प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, तो उसके जो पोषक तत्व है उसका शोषण जो है आपका बड़ी आंत से होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपका बड़ी आंत से क्या क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है सर, पानी का, इसको याद रखना है बहुत अलग से। फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट का जलेबी, डोसा, मदिरा, शराब का जो कि किण्वन द्वारा बने होते हैं उनका। सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का अवशोषण होता है, विटामिन के का अवशोषण होता है। बाकी जितने भी मिनरल्स हैं सबका अवशोषण छोटी आंत में, जितने विटामिन के छोड़ के जितने भी विटामिन है सबका अवशोषण सर आपका छोटी आंत में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों का जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है और आपका जितना भी से जो तथ्य था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और अब डॉक्टर MBBS तो बनना नहीं है, ना तो फिर आपको फिर अंदर घुसा दूँ तो फिर वो काम का है नहीं, है ना, क्योंकि हमको MBBS बनना नहीं। मगर MBBS के फर्स्ट सेम में जितना बच्चों को पढ़ना चाहिए बायोलॉजी के शुरुआती स्टेज पे उतना आपको बता चुका हूँ, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे कि हाँ सर इससे बाहर का क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। तो चलिए इसके साथ आपको और बता दूं कि आपको बताया था कि वसा में जो विटामिन घुल जाते हैं वो विटामिन है
KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो याद रखेंगे वसा में घुल गया कीड़ा, ऐसे याद करवा था, वसा में घुल गया कीड़ा, तो कीड़ा का KEDA मतलब कीड़ा। तो बताया था कौन सा विटामिन है, पूछता है क्वेश्चन, जो वसा में घुलनशील है, वसा में सोल्यूबल है, फैट में सोल्यूबल है, अर्थात विच विटामिन इज सोल्यूबल इन फैट, है ना, ये फैट सोल्यूबल, तो बोलेंगे विटामिन KEDA, कीड़ा साहब याद रखेंगे। और बच गया दो ही चीज़ जो पानी में घुलेगा, बच गया से ब से विटामिन बी, और च से मैंने सी से, बच गया से सी से आपका विटामिन सी। तो विटामिन बी, विटामिन सी दोनों आपका पानी में घुलनशील है। ये भी आप क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए, दे देगा आपको ABCD, है ना, इस तरीके से। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, याद रखेंगे। तो विटामिन KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है वो आपके वसा में, फैट में घुलनशील या सोल्यूबल होते हैं। ठीक, वो सब क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जितना भी है डिटेल आप लोगों को पता चल गया है। तो चलिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मेहनत, मेरा ये जो आप लोगों के पीछे मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, ये पसंद आ रहा हो, और आप लोग हमेशा अपना प्यार बनाए रखेंगे। और आप लोग दिल से एक बार कमेंट करके बताइए, मैसेज कीजिए कि सर सही में इस तरीके से आप कभी पढ़े थे क्या बायोलॉजी, और आपके अंदर सही में इस चीज़ का डर जा रहा है कि नहीं यार कितने ईजी है सर, ये तो हमारे शरीर के अंदर का ही बात है, इसको हमको याद क्यों रखते हैं, एक बार इमेजिन कर लेंगे, आप दिखा भी रहे इमेज कैसा ऐसा है, तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर कभी रटने का, है ना। और कैसे पूरा काम बन रहा है, कॉमन सेंस से सब चल रहा है, तो बस वैसा ही है। तो चलिए, और पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ क्यों हो रहा है ये कारण तक भी आपको बता रहा हूँ मैं, है ना, तो सब चीज़ आपको बता दिया मैं। चलिए, और सर्वाधिक अवशोषण भाई छोटी हाथ से होता है, कम अवशोषण यहाँ से होता है। तो आप लोगों का A to Z यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा बड़ी आंत को देखेंगे, बड़ी आंत देखने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन देखने के बाद हम आपका थोड़ा बहुत आप वो देखेंगे, जो कुछ बीमारियाँ हैं जो पेट से जुड़ी हुई हैं पाचन तंत्र से, उसको थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और चाहूँगा कि आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।